कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमारा ये पहला चैप्टर है वर्ल्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ठीक है, तो दुनिया की कदीम तहज़ीबें, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन कहते हैं हम तहज़ीब को, जिसमें एक सोसाइटी हो, उसका रहन सहन कैसा था, उनकी सकाफ़त कैसी थी, उनका लिबास कैसा था, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनका सिस्टम किस तरह था, क्लास सिस्टम था या फिर वो यूनाइट थे। तो ये सारा जो उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं किसी कौम के बारे में तो वो एक सिविलाइजेशन कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यूनिट नंबर 1 है ये, वर्ल्ड एंशियंट सिविलाइजेशन, पेज नंबर 6 पर मौजूद है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? हम माजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, पिछले गुजरी हुई जो अवाम थी या कौमें थी उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक हो गया। द वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अब हिस्ट्री का ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से हिस्टोरिया, विच मीन्स सीकिंग नॉलेज थ्रू इंक्वायरी, नैरेटिव एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जिसका मतलब क्या है कि हम इल्म हासिल करते हैं थ्रू इंक्वायरी, यानी कि तफ्तीश करते हैं। जिससे कि कोई एक सिविलाइजेशन थी उसके बारे में, उसकी मिली हुई चीज़ों के बारे में हम जब तफ्तीश करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो उसके ज़रिए से जो मालूमात हासिल होती है, ठीक है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, तो ये कहलाता है हिस्ट्री। ठीक हो गया। हिस्ट्री इज़ मच मोर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग एंड लर्निंग द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स एंड नेशन। ये हिस्ट्री यानी कि तारीख़ इससे कहीं ज़्यादा है कि ये बताए उरूज और ज़वाल कौमों के और हुक्मरानों के बारे में। ठीक है। हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग। हिस्ट्री क्या है? एक दिलचस्प चीज़ है। आप इसे जब पढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, बिकॉज क्योंकि इट इन्वेस्टिगेट पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है नमूनों को, यानी कि पैटर्न्स को ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि इंसानों के बिहेवियर थे या बर्ताव थे, फाउंड इन डिफरेंट कल्चर, पाए जाते थे, जो कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन में कल्चर होती है सकाफ़त, एंड सिविलाइजेशन इज़ तहज़ीब अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी जो तहज़ीबें थीं उनके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न थे उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो इस तरह से ये एक फैसिनेटिंग थिंग है। ठीक है, दिलचस्प है हिस्ट्री हमारी। ठीक है। द फुट प्रिंट्स of human history inform us how different experiences and events in the past have shaped our past world, providing us with a picture of where we stand today. इंसानों के कदम जहाँ जहाँ पड़े वो हमें बताते हैं इंसान की तारीख़ के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहे थे, इवेंट कौन कौन से इवेंट हुए थे पास्ट में, और जिसकी वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं। ठीक है। अब नीचे ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे फुट प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दिया हुआ है। आपने ये देखना है कि कौन सी सिविलाइजेशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुई है। स्टोन एज हमारी स्टार्ट हुई है 15,000 BC टू 200 एंड 500 BC। ब्रॉन्ज एज यानी कि कांसी का दौर, ये हुआ था स्टार्ट 3000 BC टू 800 BC में। इसी तरह एंशियंट इजिप्ट यानी कि कदीम मिस्री, ठीक है, कदीम मिस्र जो था वो 7500 BC टू 330 AD में इसका ये दुरानिया था। ठीक हो गया। इसी तरह अर्ली सिविलाइजेशन 570 AD टू 750 AD तक चला था ये दौर। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आ जाता है 2500 BC टू 1500 BC।
अमेरिकन रेवोल्यूशन हमारी आ गई। इसके बाद 1765 AD टू 1783 AD। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी चली थी, दौरानिया था उसका 1789 AD टू 1799। इसका ये दौरानिया था तकरीबन कितने साल हो गए हमारे 8-9 साल हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी 1939 में, एंड हुई थी 1945 AD में। द मून लैंडिंग 1969 AD। ठीक हो गया। मूव ऑन पेज नंबर 7। वाई स्टडी हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो सिंपल आंसर है भाई, हम जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन किस तरह की मिलेगी? कोई एक कौम है, अगर वो आज प्रोग्रेस से है, एक डेवलप कंट्री है, तो उसके पास को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ ये था वो था, उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो आज यहाँ आकर खड़े हैं और तरक्की कर रहे हैं। उनके जो वीक पॉइंट थे उन्हें स्टडी करेंगे ताकि हम उन्हें ना करें, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो चलें देखते हैं बुक क्या कहती है इसके बारे में। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री इज़ मैनीफोल्ड। ये कह रहा है कि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना ज़्यादा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या करता है? आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि किसी भी प्रॉब्लम की क्या कॉज थी, क्या रूट थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। ठीक है। एंड enable us to make informed decision in the future। और जब हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ लेते हैं और हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की जो थी वो रूट क्या थी या फिर क्या कॉज था, तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकें। यहाँ पे इनेबल वर्ड यूज़ हुआ है, मीन काबिल। ठीक है। इन दिस रिगार्ड international organizations such as the United Nations serve as a forum for international cooperation in the development and preservation of global peace and security। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इससे इन दिस रिगार्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है। ये क्या कर रही है? ये एक फोरम है जो बनाई गई है कि पूरी दुनिया में पीस रहे, अमन रहे और सिक्योरिटी रहे। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ठीक है लिखा हुआ। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। तो कब बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तंजीम बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 24 अक्टूबर 1945 में। अब साइड में एक पेज है, एक कॉलम बना हुआ है, बॉक्स है, इसके अंदर लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर 5 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन के 5 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर सिर्फ नेम्स मेंशन हैं। अच्छा जी, जो हमारा था पेज नंबर 7, यहाँ पर हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर आपने 5 ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गन हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। यहाँ पर 5 नेम्स मेंशन हैं, वो आपने याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन है क्या। तो बच्चों यूनाइटेड नेशन अभी आपने पढ़ा कि 1945 में बनाई गई थी, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है। तो इस जंग के खौफनाक नताइज को देखकर जंग के दौरान ही अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस
और दूसरे बहुत से ममालिक के लीडरों ने आइंदा जंग ना करने और मुस्तकबिल में अमन कायम रखने के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए। और फिर इसका क्या नतीजा निकला कि ये डिसाइड किया गया कि वो अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया। इसका मकसद क्या था कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो। ठीक है, तो इसका मकाम सदर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके मकासद क्या थे, क्या मकसद था जो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या मकसद था। तो इसका क्या पर्पस था, ये पर्पस था कि सबसे पहला क्या है कि अमन और सलामती कायम रखना। ठीक है, यानी कि पीस कायम करना। ठीक है, दूसरा ये कि भाईचारे के ताल्लुकात पैदा हों। जाहिर सी बात है, जब ममालिक आपस में जंग करने के बजाय सलाह मशवरे पर काम करेंगे तो दोस्ताना ताल्लुकात खुद ब खुद कायम हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड एक और मकसद था, वो ये था कि इंसानी मसाइल को हल करना, चाहे वो फिर बैनुल अक़वामी हों या फिर मुआशी हों या फिर तहज़ीबी हों, बस मसाइल हैं उन्हें हल करना। ठीक हो गया। तो इसके 5 ऑर्गन्स थे। जनरल असम्बली क्या करेगी, जनरल असम्बली जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान जनरल असम्बली के रुकन हैं। ठीक है, अब जितने भी मेंबर्स हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो जनरल असम्बली के रुकन हो गए। ठीक है, वो उसके रुकन हैं। और वह क्या करता था, पहले जनरल असम्बली का इजलास साल में कम अज़ कम एक बार होता था और फिर वहाँ पर दुनिया के मसाइल के ऊपर बातचीत करते थे। और हर मुल्क को ये पूरा हक़ होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करे और मसाइल के बारे में अपनी राय का इजहार करे। ठीक है, और फिर वो अपनी तजावीज़ भी देते हैं। और फिर जिस तजवीज़ के ऊपर कसरत राय से फ़ैसला आता है, मतलब जिसकी तजवीज़ पर काफ़ी सारे लोग हामी भरते हैं या फिर उससे एग्री करते हैं कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, तो उसकी बात को अहमियत दी जाती है। ठीक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का माली निज़ाम इसी के कंट्रोल में होता है। तो बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि जनरल असम्बली में जो भी रुकन होते हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के जितने अरकान या रुकन हैं वो सारे के सारे जनरल असम्बली के रुकन हैं। और यूनाइटेड नेशन का जो माली कंट्रोल है वो जनरल असम्बली के हाथ में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब है सलामती काउंसिल। सलामती काउंसिल क्या करती है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये जंग रोकने और आलमी अमन कायम रखने में सलामती काउंसिल का किरदार बहुत अहमियत रखता है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, जंग को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक उसमें नाकाम रही है। ठीक है, तो इसमें भी मशवरे वगैरह लिए जाते हैं। और सलामती काउंसिल यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 बड़े ममालिक मसलन बड़े बड़े जो कंट्री हैं वो शामिल हैं। इसमें फ़्रांस है, रूस है, अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, ये इसके मुस्तकिल रुकन हैं। बाकी अरकान ममालिक की रुकनियत 2-2 साल की होती है। ठीक हो गया। और सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को, यानी कि जो ऊपर मैंने आपको नाम बताए थे, इनको वीटो पावर हासिल है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई एक मेंबर भी किसी तनाज़े कोई मसला है उसकी तजवीज़ शुदा हल पर राज़ी नहीं होगा तो फिर उस मसले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती अगर इनमें से कोई एक भी ना माने तो। ठीक हो गया।